डियर स्टूडेंट, जय गणेश। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना का चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में। और कल भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको काल विभाजन के क्रम में पढ़ाया गया था कि जो भारत के 8 सेल समूह हैं उनका जन्म किस किस कालखंड में हुआ है। उसके बाद आज सेकंड स्टेप में सेकंड वीडियो उसी चैप्टर का जुड़ा हुआ जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है इंडियन ज्योग्राफी का। बड़ा होने का कारण है कि ये इंडियन ज्योग्राफी की बेस है। इसी के ऊपर आगे के जो चैप्टर हैं, चाहे भारत की प्राकृतिक बनावट हो या कि खनिज वाला कृषि वाला चैप्टर है, नदियों वाला चैप्टर है, जलवायु का भी इसमें बहुत जलवायु के संदर्भ में भी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि कहाँ पर कौन सा घाट है, पहाड़ है, काफ़ी कुछ चीज़ें इससे क्लियर होंगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर क्लियर करना संभव नहीं है एक वीडियो में, थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। बहुत जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये चैप्टर सिविल सर्विसेज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे और छोटी परीक्षाएं हो, हर जगह पूछा जाता है। आप लोग पेपर के पैटर्न में पुराने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है। और देखिए, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, भूगोल के सिलेबस में लगभग 50% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है। तो रट्टे से ये चैप्टर आने वाला नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें रट्टी पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसकी जो है समझनी है कि कहाँ पर कौन सा समूह कब जन्म लिया, उसका विस्तार कब है, उसका विस्तार कहाँ तक है और इसके बाद उसका महत्व क्या है। तो ये कई क्वेश्चंस आपको आज पढ़ने मिलेंगे। देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने 8 सेल समूह पढ़े थे। पहला था आर्कियन, दूसरा था धारवाड़, थोड़ा संक्षिप्त में पिछले वीडियो का ले लेते हैं। तीसरा था कोडप्पा, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना क्रम की शैलें, पांचवा डकन ट्रैप, छठवां था हिमालय, 1 2 3 4 5 6 7 हिमालय, और 8वां है मैदान। तो देखिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था, आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उनका जन्म हुआ था प्री कैम्ब्रियन में, धारवाड़ का भी। उसके बाद फिर आर्कियन युग की चट्टानों के रूपांतरण के बाद धारवाड़ चट्टानों का जन्म हुआ और कोडप्पा क्रम के समूहों के चट्टानों का जन्म भी प्री कैम्ब्रियन में हुआ। आर्कियन और धारवाड़ की जो चट्टानें थी उनका जब रूपांतरण हुआ तो कोडप्पा समूह की चट्टानों का जन्म हुआ। एक बार थोड़ा संक्षिप्त में इसको देख लेते हैं। विंध्याचल समूह की चट्टानों का जन्म हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज ये 3 को क्लियर करेंगे। मोस्टली इन 3 की विशेषताएं क्या हैं, इन 3 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इनका हमारे जो आर्थिक है आर्थिक खनन में इनका क्या महत्व है, जो चट्टानें हैं, जो आध्यात्मिक खनिज हैं, आर्थिक खनिजों में इनका क्या महत्व है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है ये वाले दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये इन तीनों को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियोजोइक युग में पृथ्वी का जन्म हुआ था 4.6 अरब वर्ष पहले और आर्कियोजोइक युग में पृथ्वी ठंडी हुई थी। ठंडी होने के बाद आर्कियन समूह की चट्टानें बनी। अब पूछा जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का जन्म कब हुआ। पहले ही लिख दिया गया है कि प्री कैम्ब्रियन में इनका जन्म हुआ है। आर्कियन समूह के बाद धारवाड़ के बाद कोडप्पा। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीस। इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की बहुलता मिलती है। इसके बाद जीवाश्म विहीन है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस समय तक पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं हुआ था, चाहे वनस्पतियों का हो चाहे जंतुओं का हो, कोई भी प्रकार का जीवन नहीं था। नीस, ग्रेनाइट और 6 प्रकार की चट्टानें हैं। और
आर्कियन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था जेडी डाना ने। जेडी डाना ने आर्कियन शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किया था। कूट में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और एक भी क्वेश्चन आपका यदि कूट में नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग आर्कियन शैल समूहों का बना हुआ है, लेकिन जब इनका रूपांतरण हुआ, करोड़ों वर्ष के बाद जब इनका रूपांतरण हुआ और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ, तो यही आर्कियन शैल समूहों का रूपांतरण हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानों के। यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं कि वही कर्नाटक में पढ़ते हैं आर्कियन युग की शैलें, और उसी कर्नाटक में बाद में पढ़ते हैं धारवाड़ की शैलें, और वही तमिलनाडु में सलेम, सेवराय, वहाँ पढ़ते हैं पहले आर्कियन युग की शैलें, बाद में धारवाड़ क्रम पढ़ते हैं और बाद में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट के मन में ये आता है कि हम एक ही जगह ये 3 शैल तंत्र क्यों पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी, उनके रूपांतरण के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ था। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ था। इसलिए एक ही जगह हम तीनों तंत्र पढ़ लेते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए हिमालय, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये 4 श्रेणियां बिल्कुल क्रम से हैं। और देखिए हिमालय, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम से हिमालय अति नूतन है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये श्रेणियां पहले ही बन गई थी, लेकिन इन पर्वत समूहों के नीचे आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। भूगोल शास्त्रियों का ऐसा कहना है। वायुमंडल की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी, आर्कियन युग में। कभी कभी पूछा जा सकता है। वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कई और विचार संकल्पनाएं हैं, उसमें भी जाना नहीं है, अभी हमको अपने चैप्टर में फोकस रखना है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता जीवाश्म विहीन है, रवेदार है, नीस ग्रेनाइट शिस्ट प्रकार की चट्टान है। आर्कियन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले जेडी डाना ने किया था। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा आर्कियन शैल समूह का है। हिमालय, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम के नीचे आर्कियन समूह की चट्टानें आज भी पाई जाती हैं। उसके बाद वायुमंडल की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। अब देखिए इसका विस्तार, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। देखिए बंगाल नीस, वर्तमान का बंगाल मात्र पश्चिम बंगाल है। कभी बंगाल का विस्तार में उड़ीसा भी समाहित था, बिहार, झारखंड, असम, नागालैंड और मणिपुर, ये सारे जो राज्य हैं और जो आज बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा था। अब चूंकि भूगोल में बंगाल नीस पढ़ा तो जाता है, लेकिन बंगाल नीस की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम वो मिलती हैं कोरापुट और बलांगीर जिले में। कोरापुट और बलांगीर जिले में। यद्यपि बंगाल नीस की सबसे प्राचीनतम जो चट्टान थी वो मिदनापुर जिले में मिली थी, लेकिन अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले एक मैगजीन में आया था कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन चट्टान बंगाल नीस है। कई किताबों में बुंदेलखंड नीस लिखा है, लेकिन अभी बिल्कुल नए करंट नोट्स में हमने लिखाया भी है कि बंगाल नीस की जो उड़ीसा में क्योंझर जिले में एक जगह है चंपुआ, वहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान पाई गई है और वो आर्कियोजोइक युग की आर्कियन क्रम की शैल है और वो बंगाल नीस के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो देखिए बंगाल नीस, इसका जो विस्तार है ये उड़ीसा के कोरापुट और बलांगीर जिले में है। कोरापुट और बलांगीर जिले में खोंड जनजाति की बहुलता है, इसलिए इस क्षेत्र में इस चट्टान को खोंडोलाइट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में इस चट्टान को खोंडोलाइट भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, किस चट्टान को, किस शैल समूह को खोंडोलाइट भी कहते हैं? तो बंगाल नीस, आर्कियन शैल समूह के बंगाल नीस में जो उड़ीसा में प्राप्त होती है चट्टानें, कोरापुट और बलांगीर जिले में, उनको खोंडोलाइट भी कहते हैं। इसके बाद बुंदेलखंड नीस, अब इसका विस्तार पढ़ेंगे, इसके बाद इसका महत्व पढ़ेंगे। बुंदेलखंड नीस उत्तर प्रदेश में, खास करके बुंदेलखंड का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला फेमस है। ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी, ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये बुंदेलखंड में आते हैं और बुंदेलखंड नीस की जो चट्टानें हैं वो ललितपुर में पाई जाती हैं। और इसीलिए
उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है बुंदेलखंड का ललितपुर जिला, जहां पर भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ से यूरेनियम भी मिलता है, यहाँ से तांबा भी मिलता है। इसके बाद नीलगिरी नीस का विस्तार तमिलनाडु में सलेम जिले में सेवराय जवादी पहाड़ियों के आसपास इसका विस्तार है। और नीलगिरी नीस, यहाँ से एक पत्थर ले जाया गया था जाप चारनाक की मजार में लगाने के लिए, तो इसलिए नीलगिरी नीस को चरकोनाइट भी कहा गया है। इतिहास में कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से किस चट्टान का नाम चरकोनाइट है, तो नीलगिरी नीस चरकोनाइट है। अब देखिए, तो ये 3 जगह इसका विस्तार है। अब महत्व देखिए, भारत की सबसे प्राचीनतम शैल समूह है, चाहे बंगाल नीस का जहाँ विस्तार है, बुंदेलखंड नीस का विस्तार है, नीलगिरी नीस का जहाँ पर विस्तार है, यहाँ से तांबे का खनन होता है, यूरेनियम का खनन होता है, लौह अयस्क का व्यापक स्तर पर खनन होता है। और बंगाल नीस के कुछ क्षेत्रों में अभ्रक है, मैग्नीज है, ये भी इसका भी खनन होता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ की चट्टानों में, वही पढ़ेंगे इसको। इसके बाद दूसरा जो शैल तंत्र है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा, चूंकि वो एक जिला है कर्नाटक में, धारवाड़ एक जिले का नाम है, और उस जिले में सबसे पहले इन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। और यह अध्ययन किया गया था प्रोफेसर डीएन वाडिस के द्वारा। नाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, प्रोफेसर डीएन वाडिस के द्वारा। इसलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ के नाम से ही रख दिया गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे ज्यादा समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टानें हैं, लेकिन जीवाश्म इनमें भी नहीं पाए जाते। इसका तात्पर्य हुआ कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब जन्म हुआ था, उस समय में भी पृथ्वी में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। देखिए, अगला पॉइंट है अरावली पर्वत। बहुत पूछा जाता है, अरावली पर्वत का जन्म इसी समय हुआ। वर्तमान में पढ़ा जाता है कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली का जन्म प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ युगीन पर्वत है, और ये एक बलित पर्वत है। हम लोग पर्वत वाले चैप्टर में जाएंगे, पढ़ेंगे कि बलित पर्वत क्या होते हैं और भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं। वहाँ भी उस चैप्टर का जिक्र नहीं करेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। अरावली पर्वत भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में ये घिस करके, अपरदित हो करके ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हो गया है, पूछा जाता है। अगला है भारत की सबसे समृद्धतम चट्टानें, पहले ही बता दिया गया, जीवाश्म विहीन है। इसके बाद इसका विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है चैंपियन श्रेणी। ये चैंपियन श्रेणी का विस्तार कोलार और रायचूर जिले में है, कर्नाटक के कोलार और रायचूर जिले में है। भारत में कर्नाटक का कोलार जिला है, ये सोने की खानों के लिए जाना जाता है, और यहाँ सोने की खानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो सोने की खानें हैं, विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। लगभग 3.5 किलोमीटर तक की गहरी खानें पाई जाती हैं, चैंपियन श्रेणी। और यदि सोने का जो रॉ मटेरियल है, उसमें 1 टन उसके रॉ मटेरियल को फिल्टर किया जाए तो मात्र लगभग 5.5 ग्राम सोना पाया जाता है। तो ये है चैंपियन श्रेणी। विस्तार इसका कर्नाटक में कोलार और रायचूर जिलों में। चंपानेर श्रेणी, देखिए एक फिल्म आई थी लगान, उसमें चंपानेर का जिक्र हुआ है। तो चंपानेर गुजरात के बड़ौदा जिले में है, और चंपानेर श्रेणी हरे संगमरमर के लिए जानी जाती है। और हरे संगमरमर, चंपानेर श्रेणी गुजरात हरे संगमरमर के लिए जानी जाती है, और इसके साथ यहाँ पर चूना पत्थर का भी उत्खनन होता है। नंबर 3 पर है चिल्पी श्रेणी। चिल्पी श्रेणी भारत में कहाँ पर है, ये हमको आना चाहिए। क्यों प्रसिद्ध है, ये भी हमको आना चाहिए। देखिए,
मध्य प्रदेश के दो जिले हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले आर्थिक रूप से जो धात्विक चट्टानें उनके लिए बहुत ही समृद्ध हैं। यहाँ पर तांबा और मैग्नीज का बृहद मात्रा में उत्खनन होता है। इसके अतिरिक्त हरा संगमरमर भी यहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद चौथा है क्लोज पेट श्रेणी। देखिए, क्लोज पेट श्रेणी का भी विस्तार बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में है। यहाँ पर एक बालाघाट में एक संयंत्र है मलंज खंड। अक्सर पूछा जाता है मलंज खंड कहाँ पर है और किस लिए विख्यात है। मलंज खंड बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में है और ये तांबे के प्रोसेसिंग के लिए विख्यात है। तो ये क्लोज पेट श्रेणी याद रखना है हमको। यहाँ पर बालाघाट जिला, छिंदवाड़ा जिला दो जिलों में विस्तृत, लेकिन मलंज खंड के लिए जो तांबा आता है वो इसी श्रेणी से आता है। अगला है लौह अयस्क श्रेणी। देखिए, कर्नाटक ए ग्रेड के लौह अयस्क के उत्पादन के लिए भारत में विख्यात है। मैग्नेटाइट टाइप का जो अयस्क है वो कर्नाटक की ही धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, ये जो जिले हैं यहाँ पर टॉप ए ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है। इसके बाद हेमेटाइट टाइप की क्वालिटी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जिलों में पाई जाती। झारखंड में नोआमुंडी खान, इसको नोआमुंडी खान भारत की पहली जो सोलर एनर्जी से चलने वाली खान है। सोलर लाइट वहाँ लग गई है और सोलर ऊर्जा का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। पूछा जाएगा कि पहली कौन सी ऐसी खान है लौह अयस्क की जो कि सोलर एनर्जी से संचालित हुई है, तो वो नोआमुंडी झारखंड जिले में है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क श्रेणी में एक क्योंझर जिला है और मयूरभंज जिला, ये दो बहुत फेमस जिले हैं। मयूरभंज जिला और क्योंझर जिला ये दोनों उड़ीसा में हैं और मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ ये इसी श्रेणी का हिस्सा है। गुरु महिसानी का खूब जिक्र किया गया है पीसीएस में भी और आईएएस में भी। अगला है खोंडोलाइट, फिर उसका जिक्र आ गया। खोंडोलाइट को हम लोगों ने बंगाल नीस में पढ़ा था। खोंडोलाइट, इसका विस्तार उड़ीसा में। वर्तमान में जो कोरापुट और बलांगीर ये जो जिले हैं ये दंडकारण्य क्षेत्र में हैं। खोंडोलाइट खोंड जनजात के नाम से इस श्रेणी का नाम। अगली श्रेणी है रियालो श्रेणी। देखिए, रियालो श्रेणी का विस्तार दिल्ली के मजनू के टीला से लेकर अलवर राजस्थान तक है और ये उच्च कोट के संगमरमर के लिए विख्यात है। मकराना जो है राजस्थान का, जहां से मार्बल के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है। मकराना जिला के अतिरिक्त एक और जिला है भगवानपुर, वो इसी रियालो श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है सपोली श्रेणी। सपोली श्रेणी का विस्तार जबलपुर और रीवा जिलों में है और ये जबलपुर और रीवा ये दोनों जिले मध्य प्रदेश में हैं और ये संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात हैं, अभ्रक के उत्पादन के लिए और डोलोमाइट के उत्पादन के लिए विख्यात हैं। इसके बाद अगली श्रेणी है सासर श्रेणी। 9वीं होगी ये सासर श्रेणी। सासर श्रेणी का विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो जिलों में है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा ये दो जिले मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। भंडारा में मैग्नीज की बहुत सारी खदानें हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो जिला है वो भी सासर श्रेणी के लिए जाने जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं, उनका विस्तार और उनका महत्व, ये इतना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमको पढ़ना है। इसके बाद देखिए, कुड़प्पा समूह की जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जन्म प्री कैम्ब्रियन में ही हुआ, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जन्म के बाद हुआ। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। जिस प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के बाद परतदार रूप के चट्टानों के रूप में हुआ है, उसी प्रकार कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जन्म धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के बाद हुआ है। देखिए, कुड़प्पा एक जिला है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा एक जिला है। उसी के नाम के आधार पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है।
इनका विस्तार कुड़प्पा, कर्नूल और कुड़प्पा, ये दोनों जिले आंध्र प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो आंध्र प्रदेश से जो हिस्सा जुड़ता है वहाँ इनका विस्तार है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के अलवर से लेकर राजस्थान के अलवर से लेकर दिल्ली तक कुड़प्पा क्रम की शैलों का विस्तार है। और जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के नीचे कुड़प्पा क्रम की शैलें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के 2 जिले सेवराय और जवादी, ये जो 2 जिले हैं यहाँ पर भी कुड़प्पा क्रम की शैलें पाई जाती हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में पापाघानी श्रेणी है और चियार श्रेणी है। ये कृष्णा नदी के इर्द गिर्द है, पापाघानी नदी है वहां पर, और वहां पर इस तंत्र का विस्तार है, इस तंत्र की शैल समूह का विस्तार है। और पूर्वी घाट का निर्माण इस शैल समूह से ही हुआ है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, 2 घाटों में जो पूर्वी घाट है वो कुड़प्पा क्रम की समूह से बने हुए हैं। अब देखिए, इन 3 आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये 3 हमको आने चाहिए। ये इसकी विशेषताएं हैं और ये इसके विस्तार हैं। इसके बाद देखिए विंध्यन क्रम, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगले वीडियो में इसको हम विस्तार से बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो बना के डालेंगे जिससे कि आपकी और टू द पॉइंट बात होगी, कहीं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी और ना किसी अदर पॉइंट में भटकना है। अपने सब्जेक्ट में रहना है और उसी में फोकस करना है और एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना है। विंध्यन क्रम, वर्तमान में जहाँ विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत 3 पार्ट में डिवाइड है। उसका जो पश्चिमी भाग है वो भारनेय श्रेणी के रूप में पढ़ा जाता है, जो बीच का हिस्सा है वो बिजवार श्रेणी के रूप में पढ़ा जाता है, और उसका जो तीसरा पार्ट है, जो पूर्वी हिस्सा है, वो कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की शैलें कोयले के लिए विख्यात हैं। विंध्यन श्रेणी का जन्म कैम्ब्रियन युग में हुआ था और विंध्यन श्रेणी का जन्म पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। कल्प और शक हमको रटे होने चाहिए। गोंडवाना क्रम का जन्म भी पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था और गोंडवाना क्रम की शैलें भारत में कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जन्म कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इनका जन्म हुआ था पैलियोजोइक महाकल्प में। इसके बाद डकन ट्रैप। डकन ट्रैप का मतलब होता है पट्टी, डकन का मतलब होता है जो भारत के दक्षिण में त्रिभुजाकार जो पठार है उसको हम लोग कहते हैं डकन के प्लेटू। तो उसमें जो कहीं कहीं लावे की पट्टी बिछी हुई है उसका जन्म हुआ था डकन ट्रैप इस युग में। और डकन ट्रैप का सबसे ज्यादा विस्तार है महाराष्ट्र में और डकन ट्रैप की चट्टानों का जन्म क्रिटेशियस युग में हुआ था। डकन ट्रैप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विस्तार है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर कपास, अंगूर, ये सारी फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और गुजरात के भी जो महाराष्ट्र से संलग्न जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका विस्तार। हिमालय का हमने उस दिन बताया था, लेकिन आज भी इसको पढ़ेंगे। हिमालय के 3 पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हिमालय का जन्म सीनोजोइक युग में हुआ है, सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। डकन ट्रैप का जन्म मेसोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय का जन्म, हिमालय की जो 3 लेयर हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इन तीनों का जन्म सीनोजोइक महाकल्प में हुआ। सीनोजोइक महाकल्प में 4 शक हुए। सबसे पहले इयोसीन, ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय बना, प्लायोसीन में लेसर हिमालय बना, इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन और मायोसीन में शिवालिक श्रेणी का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ वो एक अलग चैप्टर है। मैदान, जो भारत में सबसे न्यू सेल संरचना है वो मैदानों की है और ये मैदान क्वाटरनरी युग में चौथे युग के नियोजोइक महाकल्प में टर्शियरी युग में बने। और उस दिन भी बताया गया था कि वर्तमान में होलोसीन युग चल रहा है
और इस होलोसिन युग का नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है एंथ्रोपोसिन। तो देखिए ये है भारत की भूगर्भिक संरचना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए कई बार तो ये 8 जो सेल समूह है इनको आगे पीछे के क्रम में रख करके दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनको क्रम से लगाइए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन, इन्हीं 8 जो सेल तंत्र हैं इनको पूछेगा इनका जन्म किस शक में हुआ। तीसरा को सुमेलित करने के लिए आते हैं। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन ये 8 दे देंगे और पूछेंगे किस महाकल्प में हुए। ठीक है, इसके बाद फिर पूछेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है जो भी पढ़ाई गई, तीन ये इधर और ये 5, फिर इनका विस्तार कहाँ पर है और इनका महत्व क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र होगा। तो देखिए ये है आज का वीडियो, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या कि जो भी कहीं समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे या कि आप मुझे पूछेंगे। मेरा नंबर सबको दिया गया है और टेलीग्राम का एक चैनल है, बहुत सारे बच्चे उसमें वीकली 2 टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और करंट नोट्स से अपडेट किया जा रहा है। वैसे तो सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, उसकी लिंक मैं लिख दे रहा हूँ, JGCSE। इसको ज्वाइन कर लेंगे और देखेंगे कि क्या उपयोगी है, कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है। तो ये आज का वीडियो है और इसको जिम्मेदारी से घर में पढ़ेंगे। कोई ना कोई इंडियन ज्योग्राफी की किताब होगी उससे पढ़ेंगे और जो भी वीडियो में लेक्चर हुआ है इसको ध्यान से सुनेंगे। आपके एग्जाम के आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। जय गणेश।